रतन टाटा, ये नाम जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? शांत, विनम्र, सौम्य, जेंटल, राहुल द्रविड़ टाइप। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जरूरत पड़ने पर रतन टाटा जी सहवाग जैसे अग्रेसिव भी हो जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, धमकाते भी हैं, फुल अग्रेशन दिखाते हैं। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं रतन टाटा जी का दूसरा रूप। जी हाँ, एक लीडर तभी सफल होता है जब उसको काम करवाना आता है। अब वो काम प्यार से हो चाहे गुस्से से, दोनों रूप आने चाहिए। तो आज देखते हैं रतन टाटा का दूसरा रूप। क्योंकि रतन टाटा जी अगर नहीं होते तो टाटा ग्रुप आज जहां पे है ना, वहां बिल्कुल नहीं होता, शायद आधा भी नहीं होता। क्योंकि 91 के बाद जब उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली, देश पूरा बदल चुका था। इस बदलते देश में टाटा ग्रुप को संभालना और बढ़ाना बहुत बड़ी बात थी, जो टाटा ने बखूबी किया है। आज के वीडियो में रतन टाटा जी के 21 साल की चेयरमैनशिप का पोस्टमार्टम करेंगे कि उन 21 सालों में 91 से लेकर 2012 तक उन्हें क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और कब किया। रतन टाटा से पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे JRD टाटा जी, जो 53 साल तक चेयरमैन रहे। वो इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको भारत रत्न मिला है। उनके अलावा आज तक किसी बिजनेसमैन को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता था भारतीय इंडस्ट्री का। जब JRD टाटा ने 1939 में चेयरमैनशिप संभाली थी, तब टाटा ग्रुप के पास मात्र 62 करोड़ की एसेट थी। और जब उन्होंने रतन टाटा को सौंपी, उस दिन असेट थी 10,000 करोड़। और ये सब तब हुआ था जब गवर्नमेंट ने नीतियां बिजनेसमैन के अगेंस्ट थी, लाइसेंस राज था, भ्रष्टाचार था, अप्रूवल्स नहीं मिलती थी। और टाटा ग्रुप की कई कंपनियां, जैसे इनका बैंक, इनकी इंश्योरेंस कंपनी और एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। तब ये हालत है 62 से 10,000। अगर ये नहीं होता तो सोचो JRD टाटा ग्रुप को कहां ले जाते। तो आप सोच रहे होंगे, यार बात तो रतन टाटा की है, JRD टाटा की क्यों बात करने। JRD टाटा ने कहा था कि रतन टाटा जी को मैं देख रहा हूं, मैंने ग्रूम किया है और ये मुझसे भी कहीं बेहतर मैनेजर और कहीं बेहतर लीडर है। और ऐसा कह के 25 मार्च 1991 को उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट कर दिया और इनको टाटा सन्स का अगला चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। रतन टाटा के बारे में इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। रतन टाटा जमशेदजी टाटा से डायरेक्टली रिलेशन में नहीं थे। रतन टाटा जी के जो पिताजी हैं, उनको गोद लिया गया था टाटा फैमिली में। तो सोचिए JRD का दिल कितना बड़ा है कि एक व्यक्ति जो गोद लिया गया है, जो एक्चुअल फैमिली का भी नहीं है, उसके बेटे को इन्होंने लीडरशिप सौंप दी, ये देखते हुए कि टैलेंट है बंदे में। तो बात आते हैं हम रतन टाटा जी पे। तो रतन टाटा जी को जब बैटन हाथ में मिली, जब टाटा ग्रुप के चेयरमैनशिप मिली, उस समय टाटा ग्रुप की 84 कंपनियां थी, 24,000 करोड़ का टर्नओवर था, 2120 करोड़ का प्रॉफिट था और 10,000 करोड़ की असेट थी। तो आपको लग रहा है इनकी तो मजे हैं, क्या बात है यार, पकी पकाई मिल गई। भाई साहब, एक कांटो भरा ताज है। उस समय जब इनको चेयरमैनशिप मिली, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। टाटा ग्रुप के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत सारी, और टाटा ग्रुप के बाहर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मार्च 91 में इनको मिली थी भाई साहब चेयरमैनशिप। उसके कुछ ही समय बाद PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी ने मिलके इकोनॉमी खोल दी, लिबरलाइजेशन हो गया था। पहले क्या था, कोई भी काम करना है उसका लाइसेंस लेना पड़ता था, बिना लाइसेंस के नहीं बढ़ सकते थे। और मार्केट ओपन नहीं था, तो कोई भी विदेशी कंपनी आ नहीं सकती थी। लिमिटेड कंपनियां थी, लिमिटेड काम था और काम चल रहा था। अब जब मार्केट खुल गया तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आएगी। और पहले जिनको लाइसेंस मिला था सिर्फ वही लोग काम कर रहे थे। अब तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ही खत्म। तो अब तो घर में भी बहुत सारे कंपटीशन है और बाहर से भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब लड़ना है टाटा ग्रुप को, और इंटरनल दिक्कत और चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, हमारे राहुल द्रविड़ टाइप शांत सौम्य आदमी संभाल लेंगे? नहीं, इन्होंने दिखाया सहवाग वाला रूप। इन्होंने कहा भैया थोड़ा एकदम आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, आधी पिच पे मार के छक्का मारूंगा तब जाके पार पड़ेगी। तो इन्होंने एक एक प्रॉब्लम को कैसे कैसे दूर किया, सुनते जाओ। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना पूरा, वो बुजुर्गों से भरा हुआ था। तो कोई वॉकर से चल के आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, और कोई किसी को सुनने में दिक्कत है, कोई बीच मीटिंग में ही सो जाता। अब ये यंग आदमी ये प्रपोजल रखे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, कोई माने ही ना, कह रहा है जस्ट चल रहा है वैसे चलने दो। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे फैमिली बिजनेस में होता है कि बेटा कुछ नया करना चाहता है, पिताजी कहते हैं नहीं बेटा जो हो रहा है वो चलने दे। तो रतन टाटा जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आते ही सबसे पहली पॉलिसी वो लेके आए जो मोदी जी लेके आए थे। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, जो बुजुर्ग लोग हो गए ना, इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजो। उन्होंने बकायदा रिटायरमेंट पॉलिसी बनाई कि जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं वो 65 वर्ष की उम्र पे रिटायर होंगे, और जो चेयरमैन है वो 75 वर्ष की उम्र पे रिटायर होगा। तो ये पहली पॉलिसी करी, तो जितने भी पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे सबको रिटायर किया और नए लोगों को भरा, ताकि नई सोच के साथ कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। मोदी जी ने भी यही किया था। ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दी, बकायदा फॉलो भी की।
2012 में जब वो 75 वर्ष के हुए, उन्होंने कहा भैया मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिजाइन करता हूँ, और साइरस मिस्त्री को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ये चाहते तो लंबा रख सकते थे, इनमें टैलेंट भी था, ये हेल्दी भी थे, लोग चाहते भी थे, लेकिन उन्होंने कहा नियम तो नियम है। अब 2025 या 26 में मोदी जी भी हो रहे 75 साल के, देखते हैं वो पालना करते हैं कि नहीं। दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम क्या चल रही थी, जेआरडी टाटा ने 53 साल चेयरमैन रहे। उन्होंने लेकिन एक चीज कही, उन्होंने कहा टाटा ग्रुप की 84 कंपनियां हैं, हर ग्रुप में अगर मैं ही चेयरमैन रहूंगा और मैं ही सब चीजें देखूंगा तो भैया फिर मैं आगे की तो सोच ही नहीं पाऊंगा, रूटीन में ही फंस जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया था कि धीरे धीरे अलग अलग कंपनी के अलग अलग चेयरमैन बना दिए और कहा कि तुम इसको लीड करो। जैसे दरबारी सेठ थे, उनको टाटा केमिकल का बना दिया, किसी को टाटा स्टील का बना दिया, सुमन मुलगांवकर को टाटा मोटर का बना दिया। अब बात क्या हुई, जब तक जेआरडी टाटा थे तब तक तो वो इनकी, क्योंकि इन्होंने इनको बड़ा किया था, इन्होंने इनको ग्रूम किया था, इन्होंने इनको इतनी पावर थी, उनका सम्मान था, उनके रहते तो कोई पंगा था ही नहीं। पर जब वो जेआरडी टाटा नहीं रहे तो अब यह है कि ये जो बड़े बड़े छत्रप 40-40 साल के एक्सपीरियंस, अपनी अपनी कंपनी, ये टाटा ग्रुप की ज्यादा सुन ही नहीं रहे थे उस समय, ये अपनी अपनी मस्ती में मगन। अब इन्होंने कहा पहला चैलेंज तो ये है, अब मेजर मेजर जो कंपनी है उनमें भी मैं चेयरमैन बनूंगा और बाकी सबको अब टाटा ग्रुप जो मेन है उसकी बात सुननी होगी, अपने अपने हिसाब से चला नहीं सकते। ये दूसरा इनका अग्रेशन भरा कदम था। तीसरा कदम क्या लिया, देखो एक कंपनी है जिसमें 100% शेयर्स है। अब जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ी या जैसे जैसे कहीं पार्टनरशिप, तो धीरे धीरे शेयर्स थोड़े थोड़े छूटते गए। आप इमेजिन करो, टाटा स्टील में टाटा ग्रुप जो मेन है जिसने प्रमोट किया था उसका शेयर था 3%, और बिरला ग्रुप, जीडी बिरला जी जो बाहर के आदमी थे, उनका स्टेक था 6%। एक तरह से टाटा स्टील में टाटा से बड़े शेयर होल्डर बिरला थे, लेकिन ये उन्होंने डेकोरम मेंटेन रखा, शेयर होल्डर थे, रिटर्न लिया, डिविडेंड लिया, कभी इसमें मालिकाना हक जमाने की कोशिश नहीं की और अपना काम करने दिया। रतन टाटा ने सोचा ये तो पुराने लोग थे, काम चल गया, अब तो उन बाहर की कंपनियां आ रही है, एमएनसी आ रही है, ऐसा मौका जब मिलेगा तो इन कंपनियों में शेयर खरीद लेंगे, अपनी दादागिरी चलाएंगे। तो उन्होंने कहा ये टाटा ग्रुप जो मेन ग्रुप है इसकी शेयर बढ़ने चाहिए बाकी ग्रुप कंपनी में। तो रतन टाटा जी ने अगले 5 साल में धीरे धीरे करके इन कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ाया, परसेंटेज बढ़ाया, ताकि कंपनी हाथ से निकल ना जाए। अगर रतन टाटा ये अग्रेशन नहीं दिखाते ना तो टाटा ग्रुप इतना बड़ा होता नहीं। टाटा ग्रुप की छोटी छोटी 50-60 कंपनियां इधर उधर होती और बिना सपोर्ट के इसमें से कई तो मर भी जाती। फिर एक बड़ा डिसीजन, देखो सर आने की तो सब कोशिश कर लेते हैं कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, नया चालू करने में सबको मजा आता है, पुराने से पिंड छुड़ाना जिगरे के काम है। क्योंकि जो चीज़ चल रही है उसको कोई भी व्यक्ति अपने पुरखों की कोई चीज़ बेच देता है तो उसका नाम होता है अरे यार इससे संभली नहीं, इसने जमीन बेच दी वो वाली। तो ये लांछन इन पे भी लग सकता था, पर इन्होंने कहा देखो सीधी सी बात है, 91 आ गया है, मार्केट खुल गया है, कंपटीशन करना है, तो जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है उस पर तो ज़्यादा ध्यान, जो बड़ा है उस पर तो ज़्यादा ध्यान, और जो इधर उधर की चीज़ें फालतू की चालू कर दी उसको करो बंद। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनियां अपनी बेची भी। एक कंपनी इन्होंने बेची अपने टॉमको कंपनी जो थी ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती थी, हमाम जानते हो, इसी का था, इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचा। एक 501 साबुन आता था वो इनका था, इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचा। लैक्मे जो ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ये भी टाटा का था, इन्होंने HUL को बेचा। तो ये 3 ब्रांड इन्होंने HUL को बेचे, थोड़ा हल्का किया, इस सेक्टर से बाहर आए। ACC सीमेंट जो आज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये पर टाटा ने चलाया कई सालों, फिर उन्होंने रतन टाटा जी ने इसको गुजरात अंबुजा सीमेंट को बेचा। नैरोलेक पेंट जो है ये भी टाटा ग्रुप का ही था, इन्होंने फिर इसको केंजाई पेंट को बेचा। कोई सा भी ऐसा बिजनेस, टाटा ग्रुप की सीधी फिलोसफी है या तो टॉप 5 में आएंगे नहीं तो सेक्टर ही छोड़ देंगे। तो इन्होंने हर वो सेक्टर देखा जहां पे टॉप है वो रखा, जिनमें टॉप बन सकते हैं वो भी रखा, जहां लगा न तो है न बन पाएंगे वो सब बेच दिया। तो भाई लोग एक चीज आपने यहाँ पे गौर से देखी कि इतनी 84 कंपनी होने के बावजूद भी इनके पास इतना टाइम था कि आगे के विजन की तैयारी कर ले, ओवरऑल एनालिसिस कर ले कि भैया कौन सी कंपनी अपन को रखनी चाहिए, कौन सी में आगे बढ़ना है और कौन सी में से बाहर आना है। ये एनालिसिस क्यों कर पाए, इतना टाइम इनके पास क्यों था, क्योंकि रूटीन ऑपरेशन में बिजी नहीं थे। लीडर का काम हमेशा होता है स्ट्रेटजी बनाना, बड़े डिसीजन लेना, वो डिसीजन लेना जो कंपनी को कहीं लेके जाएंगे, उसका लिए CEO होना जरूरी है। पर हम तो हैं व्यापारी भाई साहब, जो रूटीन काम में ही लगे रहते हैं। रोज गल्ले पे कौन बैठेगा, रोज आदमी का हिसाब कौन लेगा, रोज अटेंडेंस देखनी है, मार्केटिंग की तैयारी करनी है, फाइनेंस का हिसाब करना है, करे तो क्या करें। तो अगर आप व्यापारी हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, या चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, कुछ भी, पर आपको लगता है कि सर मेरे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पर मैं उसको काम में नहीं ले पाता क्योंकि मैं तो रूटीन में बिजी रहता हूँ,
मैं भी फ्री होना चाहता हूँ, मैं भी विजनरी बनना चाहता हूँ, मैं भी आगे की सोचना चाहता हूँ। तो मैं एक सेशन लेता हूँ हर संडे 10 से 2, व्यापारी टू सीईओ। तो अगर आप व्यापारी हैं, क्यों हैं, क्या कारण है, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों फंसे हुए हैं, इन सब चीज से मुक्त होना है। और एक्चुअल में सीईओ बनते कैसे हैं, सीईओ करता क्या है, आपको वो भी करना है। आपका बिजनेस पे कंट्रोल भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए। तो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दैट क्लास। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी के अभी रजिस्टर कर लो। अब अपन चलते हैं टाटा की स्टोरी में आगे। एक और चेंज जो रतन टाटा जी लेके आए। रतन टाटा जी ने कहा, हमने टाटा ग्रुप को जब जब मौका मिला एक नई कंपनी डाल दी, उसका नाम टाटा रख दिया। अब उस मेन कंपनी में हमारी ओनरशिप तो धीरे धीरे कम हो रही है और तुम बन के छत्रप बैठे हो, तुम राजा बन के बैठे हो। अब कुछ अच्छा हो जाता है तो बेनिफिट तुम्हारा, और कुछ नेगेटिव हो गया तो नाम तो हमारा खराब होता है। तो अगर तुम टाटा नाम ले रहे हो काम में तो लगान देना पड़ेगा। बकायदा जो भी कंपनी टाटा नाम काम में लेती है उन सबसे एक एग्रीमेंट कराया, ब्रांड प्रमोशन एग्रीमेंट, और सबको कहा कि भैया जो जो कंपनी टाटा नाम काम में लेगी अपने रेवेन्यू का सर्टेन हिस्सा टाटा ग्रुप को देगी, और ग्रुप इसके बदले ब्रांड के प्रमोशन में मदद करता है। और कोई दिक्कत आती है इन कंपनीज को तो लास्ट टाइम पे हेल्प भी करता है। जैसे आपको याद हो तो टाटा टेली सर्विसेज जो टाटा डोकोमो के साथ वेंचर था, जब वो फेल हो गया था, उस पर 30,000 करोड़ का कर्जा था, तो चुकाने टाटा ग्रुप ही आड़े आया था। एक ऐसी चीज जिसमें रतन टाटा जी का रियल अग्रेशन दिखता है, और जिस चीज को करके उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में डंका बजा दिया। और उनको देखा देखी जो मर्जर एक्विजिशन जो आज की डेट में होता है ना, कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, इंडियन कंपनी ने बाहर की कंपनी को खरीद लिया, ये आजकल तो कॉमन बात हो गई। ये जब कॉमन नहीं था तब रतन टाटा ने इसको करके दिखाया था। इन्होंने क्या किया, बाहर कंपनीज में जाके बाहर कंपनियां खरीदनी चालू की, वो भी खुद से बड़ी बड़ी कंपनियां। जैसे टाटा टी खुद तो छोटी कंपनी है पर खुद से कई गुना बड़ी टेटली कंपनी को अक्वायर कर लिया भाई साहब। जो भी बेस्ट हो, ये मत सोचो कि इंडिया में क्या बेस्ट है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आदमी हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे मार्केट हो, कुछ भी हो, जहां पे वर्ल्ड का बेस्ट है वहां जाना है। और तुम्हारे पास बनता है तो ठीक है, नहीं तो जाके खरीद लो, देखी जाएगी। फिर टाटा स्टील ने इधर खरीदा कोरस को, जो उससे 4 गुना बड़ी कंपनी थी। फिर इधर टाटा मोटर ने खरीदा जगुआर और लैंड रोवर को, जो उससे 5 गुना बड़ी कंपनी थी। तो कुल मिला के खुद से भी 4-4, 5-5 गुना बड़ी कंपनियों को खरीदने निकल गई टाटा ग्रुप की टीम, और एक एक एक्विजिशन को लीड किया है रतन टाटा ने। जगुआर लैंड रोवर में तो बोर्ड में खुद बैठे थे जब बिडिंग हुई थी। जब ये आपका कोरस वाला गेम था, 1 साल लगे रहे इसके पीछे और करके ही माने। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये तीनों ही कंपनियां ब्रिटिश कंपनी है, और इन तीनों कंपनियों को खरीद के ब्रिटिश में सबसे बड़े एम्प्लॉयर टाटा जी हैं। तो जब जब ये एक्विजिशन हुए, ब्रिटिश का दिमाग खराब होने लग गया। बोले यार, पहली बात तो वो देश जिसपे हमने 200 साल राज किया है, उसी की कोई कंपनी आ रही है और हमारी कंपनियों को खरीद रही है। और टेटली भी ब्रिटिश ब्रांड था, जगुआर लैंड रोवर भी ब्रिटिश ब्रांड था। अब भैया ये अग्रेशन नहीं है तो क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं कि 91 में जब ये पहुंचे सारी कंपनियां प्रॉफिट में थी और पैसे ही पैसे आ रहे थे, नहीं भाई साहब। जब ये आए तो टाटा स्टील लॉस में थी। ये ऐसा था कि इस साल तो 150 करोड़ का लॉस किसी भी हालत में होना ही है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ही नहीं था। पुराने 80-80, 100 साल पुराने प्लांट थे, क्या करें। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए बोला, बहुत सारे एक्विजिशन किए, बहुत सारी फंडिंग का जुगाड़ किया, और जहां लग रहा था कि यार 150 करोड़ का नुकसान तय है, उस साल प्रॉफिट हुआ टाटा स्टील को। टाटा मोटर अपने इतिहास का सबसे बड़ा लॉस लेके बैठी थी। इन्होंने जाके टाटा मोटर को बोला कि ऐसे नहीं है, 1, 2, 3, 4 चेंज करो। वो चेंज को लेके सीरियस नहीं थे। बीच मीटिंग में आके इन्होंने कहा, देखो तुम मेरी बात मान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो या तो तुम में से किसी एक को निकालूंगा, और अगर तुमको लग रहा है कि सारे ही निकम्मे हो तो फिर मैं इसकी जिम्मेदारी लेके मैं चेयरमैनशिप से इस्तीफा देता हूँ। अब जब पूरे ग्रुप ने समझा कि यार चेयरमैन कह रहा है मैं इस्तीफा ही दे दूंगा, तो फिर उनको थोड़ा सेंस आया और ये इनकी धमकी काम कर गई। धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव ने काम किया और फिर टाटा मोटर को भी इन्होंने प्रॉफिट की तरफ टर्न अराउंड किया। एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी 91 के टाइम से लेके अब तक टाटा ग्रुप 36 से ज़्यादा एक्विजिशन कर चुका है। लगभग हर 6 महीने में एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ही जाके खरीद ही लेते हैं। तो ये था रतन टाटा का टाटा ग्रुप में कंट्रीब्यूशन। सोचो अगर ये 91 के टाइम ये नहीं होते, ये ग्लोबलाइजेशन वाला मेथड काम में नहीं लेते, ये पुराने लोगों को रिटायर नहीं करते, या फिर ये उन कंपनियों का कंट्रोल हाथ में नहीं लेते, तो आज टाटा ग्रुप शायद, जैसे बहुत सारे ग्रुप थे, अगर आप नोटिस करेंगे 47 से लेके 91 तक बहुत सारे फैमिली ग्रुप रहे,
लेकिन कुल मिला के 2-4 फैमिली ग्रुप ही हैं जिनके बारे में आप चर्चा करते हो। क्यों? क्योंकि इन ग्रुप के जो लीडर्स आए इन्होंने इस मार्केट को संभाल लिया। 91 में ही आनंद महिंद्रा आए थे जिन्होंने महिंद्रा ग्रुप को संभाल लिया। उधर आए थे कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने बिरला ग्रुप को संभाल लिया और इन्होंने टाटा ग्रुप को संभाल लिया। तो ये 3 बड़े फैमिली ग्रुप है जो आज भी डोमिनेंट है। बहुत सारे ऐसे बड़े ग्रुप जो 91 से पहले बहुत बड़े बड़े तूफान थे, वो 91 के आने के बाद ये चीज़ें समझ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए और जीरो हो गए। तो टाटा ग्रुप के जितने भी चेयरमैन है सब एक के बाप एक थे। जमशेद जी का विजन नेक्स्ट लेवल था, दोराब जी का एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल था, जेआरडी की पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल थी। पर आज जो टाटा को आप देख रहे हो ये होता नहीं अगर हमारे प्यारे रतन टाटा नहीं होते। तो ये थी रतन टाटा की कहानी। और बहुत सारी चीज़ें जो आप मुझसे जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ, एक वीडियो जल्दी इस पर बनाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।